सुप्रभात। आज हम नमक अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? देखिए, जब सफिया सिख महिला के लिए नमक ले जाना चाहती थी तो सफिया के भाई ने इसलिए मना कर दिया कि नंबर एक, सबसे पहले तो वो पुलिस अधिकारी था। एक बात, पहले प्रश्न का आंसर है वो पुलिस अधिकारी था। एक बात। दूसरी बात, उसने अपनी बहन से कहा व्यर्थ में बदनामी होगी। तीसरी बात उसने कही थी कि हिंदुस्तान के हिस्से में बहुत नमक आया है। हिंदुस्तान के हिस्से में बहुत नमक आया है। तीसरी बात और चौथी बात, वो जानता था कि जब वो नमक ले जाएगी तो पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी सफिया के सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, यानी कि पूरे सामान को वो चेक करेंगे। और पाकिस्तान से नमक के आयात पर प्रतिबंध था। उस समय हम कोई भी चीज जो है पाकिस्तान से हम नमक नहीं ला सकते थे, वो प्रतिबंध लगा हुआ था और गैर कानूनी था। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से इसलिए मना कर दिया था। ये पहले का आंसर है। दूसरा, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? देखिए, सफिया के मन में द्वंद्व था कि सबसे पहले तो वो सैयद है और सैयद जो होते हैं वायदे के पक्के होते हैं, इसलिए उस मोहब्बत भरी चीज को या तो वो खुलेआम ले जाएगी या चोरी छुपके ले जाएगी। सैयद जो होते हैं वादे के पक्के होते हैं, क्योंकि सफिया ने उस सिख महिला से वादा किया था और उस मोहब्बत के पैगाम को या तो चोरी छुपके ले जाएगी या कस्टम अधिकारियों को बता कर ले जाएगी। और उसके मन में ये भी द्वंद्व था, अगर मैं नमक लेकर नहीं गई तो उस माँ के मन में क्या आएगा, उस माँ के मन में क्या आएगा। ये सारी बातें जो है उसके मन में द्वंद्व में, उसके मन में चलती रहती हैं। तीसरा प्रश्न, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? क्योंकि वो सफिया की प्रेम भावना से प्रभावित थे। क्योंकि वह सफिया की प्रेम भावना से प्रभावित थे। नंबर एक। नंबर दो, सफिया के वायदे में सफिया ने जो वायदा किया है वो उस वायदे को पूरा करना चाहती थी और वह अपने वतन के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है। वतन के प्रति उसका जो प्रेम है वो भी उसमें दर्शाया गया है। कस्टम अधिकारी ने ये दृश्य देखा। जब कस्टम अधिकारी ने ये दृश्य देखा तो कस्टम अधिकारी को भी अपने वतन की याद आ रही थी। अपने वतन की याद आ रही थी कस्टम अधिकारी को भी, और वो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा हुआ। ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी।
चौथा प्रश्न, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं? ये समाज की कटु वास्तविकता की ओर संकेत करते हैं। समाज की जो कटु वास्तविकता है, जो हमारे समाज की जो कटु वास्तविकता है उसकी ओर संकेत करते हैं कि देश की सीमा खींचने से मन विभाजित नहीं होता, कि देशों की सीमा खींचने से लोगों का मन विभाजित नहीं होता, लोगों का मन विभाजित नहीं होता है। राजनीतिक तौर पर हम विस्थापित हो चुके हैं, राजनीतिक तौर पर हम विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन हमारा भावनात्मक लगाव वही रहता है। भले ही हम राजनीतिक तौर पर विस्थापित हो गए हो, लेकिन हमारा भावनात्मक लगाव मातृभूमि के प्रति रहता है या जन्मभूमि के प्रति हमारा रहता है। और राजनीतिक बंटवारा दिलों को बांट नहीं सकता है। राजनीतिक बंटवारा जो है वह हमारे दिलों को बांट नहीं सकता है, वह हमारे राजनीतिक बंटवारा हमारे दिलों को बांट नहीं सकता है। तो ये समाज की जो कटु वास्तविकता है वो हमारे सामने रखी गई। पांचवा प्रश्न, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, सफिया क्या थी? एक भावुक थी, इसलिए उस मोहब्बत के पैगाम को चाहे वो चोरी छुपे ले जाए, चाहे वो कैसे भी ले जाए, मानवीय मूल्यों की उसकी परख थी, यानी उसमें मानवीय भावना थी, मानवीय मूल्यों की परख थी। सफिया के अंदर मानवीय भावना कूट कर भरी हुई थी। वह सत्य की राह पर चलकर कोई भी काम करना चाहती थी। उस सिख महिला को अपनी मां समझती थी वो, और ईमानदार थी, दृढ़ निश्चय थी कि भी नमक ले जाना तो ले जाना है मुझे। 5वां, निडर थी, उसमें डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो बॉर्डर पर जाते ही सीधे कस्टम अधिकारी के पास चली जाती हैं और वायदे की पक्की थी, ये सारे बिंदुओं को आपको एक्सप्लेन करना है, उनको समझाना है आपको। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने पर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए उसकी पुष्टि करें। देखिए, राजनीतिक कारण मानचित्र पर लकीर से जमीन और जनता को अलग देश का दर्जा जरूर प्राप्त हो जाता है। देखिए, अगर हम मानचित्र पर हम लकीर खींचेंगे तो देश का नाम अलग जरूर हो सकता है, जैसे भारत बना, जैसे पाकिस्तान बना, लेकिन जनता जो है उनको अलग देश के तौर पर पहचानती तो है, लेकिन जनता को भावनात्मक तौर पर अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जनता को भावनात्मक तौर पर अलग नहीं कर सकते हैं। आज भी भारत पाकिस्तान की सभ्यता और संस्कृति एक जैसी है, एक जैसा ही खान पान, पहनावा सब कुछ है। और जिस प्रकार
इस कहानी में बताया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाला कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है, भारत में रहने वाला कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन बताता है, और भारत में रहने वाली सिख महिला जो है लाहौर को अपना वतन बताती है। ये बात भी यहाँ स्पष्ट की गई है। पुरानी यादें जो हैं वो हमेशा हर समय हमारे साथ रहती हैं। पुरानी यादें जो होती हैं, पुरानी यादें हर समय हमारे साथ रहती हैं। हम इन पुरानी यादों को भूल नहीं पाते हैं और अपने वतन की सामान्य चीजों से लगाव, हम अपने वतन की सामान्य चीजों से लगाव रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सिख महिला जो है वो लाहौरी नमक, एक सामान्य सी बात है, वो लाने का आग्रह करती हैं सपिया से। इसलिए कह सकते हैं कि मानचित्र पर लकीर खींच देने से जमीन और जनता नहीं बढ़ सकती है। इस कारण से कहा गया है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने पर से जमीन और जनता नहीं बढ़ पाती है। ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं। पाकिस्तान में रहने वाला कस्टम अधिकारी, भारत में रहने वाला, सिख में रहने वाली जो महिला है, भले ही देश का नाम मानचित्र पर रेखा खींचने से अलग अलग हो गया हो, लेकिन आज भी इन दोनों देशों के बीच में भावनात्मक संबंध हैं। और यही नहीं, यही कारण है कि वो सिख महिला एक छोटी सी वस्तु की डिमांड करती हैं और अपने जन्मभूमि के प्रति वो अपना प्रेम दर्शाती है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न हमारा, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है। कैसे? देखिए, भारत और पाकिस्तान भौगोलिक रूप से विवादित है, लेकिन दोनों देशों के बीच में आज भी मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। यानी कि दोनों देशों के लोगों के हृदय में भाईचारा है, स्नेह है, सौहार्द की भावना है। ये सारी चीजें दोनों देशों में मिलती जुलती हैं, सहानुभूति है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जिस प्रकार सिख महिला जो है लाहौर को अपना वतन बताती है और वहां से मोहब्बत का जो नमकीन स्वाद जो है वो नमक लाने के लिए वो आग्रह करती हैं और उस स्वाद को वो आज भी भुला नहीं पाई हैं। पाकिस्तान के अधिकारी, देखिए, पाकिस्तान के अधिकारी भी उस स्वाद को नहीं भुला पाए हैं। जब वो सिख महिला को जब सफिया नमक बताती हैं तो वो पाकिस्तान का अधिकारी कहता है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर मेरा सलाम कहिएगा। और जब भारत का अधिकारी सुनील दास गुप्त, भारत का अधिकारी भी सफिया को नमक देता है, सफिया को नमक वापस पकड़ा देता है और वो भी अपने देश की बात करता है, अपने देश के डाक की बात करता है और वो भी अपने माँ के पानी के स्वाद को नहीं भुला पाया है। अतः हम कह सकते हैं नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। अब अगला है, ये 7 प्रश्न हो गए। इसके बाद है क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है?
इसका पहला प्रश्न है, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते हैं? देखिए, ये बात कब उठी? जब सफिया जो है नमक लेकर हिंदुस्तान आना चाहती है, उसका भाई जो है उसको कानून का हवाला देता है, तब सफिया ये बात कहती है, क्या कहती है? कि सब कानून हुकूमत के होते हैं, कुछ मोहब्बत, मुरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते हैं, अर्थात उन लोगों में कोई मानवीय भावना नहीं होती है। इस तरह की बात जो है सफिया कहती है। दूसरा प्रश्न है, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। देखिए, जब उसके भाई ने कह दिया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, तो देखिए जब उसके भाई ने कहा तब वो भावना से काम ले रही थी, भाई से तर्क वितर्क कर रही थी कि भाई मुझे नमक ले जाना। लेकिन जब भाई ने कह दिया कि ये गैर कानूनी है, तो थोड़े समय के लिए इसको गुस्सा आया, और जो ही उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने सफिया ने बुद्धि से काम किया। क्या काम किया? बुद्धि से काम किया, और बुद्धि से नमक ले जाने के बारे में सोचा कि नमक जो है मैं किन्नू की टोकरी के नीचे छिपा कर ले जाऊंगी, तो बुद्धि से काम लेना शुरू कर दिया। तीसरा प्रश्न जो है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। देखिए, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी कहता है, जब सफिया बॉर्डर पर जाती है, पाकिस्तान की कस्टम अधिकारी को वो नमक बताती है सफिया, और सारी बात बताती है कि वो नमक क्यों ले जा रही है, तब पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी कहता है कि मोहब्बत से कस्टम इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है, अर्थात मोहब्बत के आगे कस्टम भी लाचार है। चौथा प्रश्न, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है, ये किसने कहा था? देखिए, जब सफिया जब हिंदुस्तान आ गई पाकिस्तान से, और हिंदुस्तान में कस्टम अधिकारी थे सुनील दास गुप्त। कौन थे? सुनील दास गुप्त। सफिया ने सारी बातें उनसे करी नमक के संदर्भ में, तब उसने भी अपने वतन की बात की, अपना वतन ढाका बताया, और वहाँ की डाक की बात की, वहाँ के पानी की बात की। तो ये भारतीय कस्टम अधिकारी ने कहा था, जब सफिया लाहौर से आ रही थी, नमक की बात सुना रही थी, तब उसने कहा हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। ये 4 प्रश्न हैं। इसके बाद है प्रश्न जो है, समझाइए तो जरा, समझाना है। पहला प्रश्न, फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। देखिए, सिख महिला को लाहौर की याद आ रही थी। जब आपको मालूम है कि इस पाठ के शुरुआत में जब सफिया जो है उस सिख महिला की याद गीत गाने जाती है, जब सिख महिला को मालूम होता है कि सफिया अगले दिन जो है लाहौर जा रही है, तब वो सिख महिला कहती हैं, तब उस सिख महिला की आंखों से जो है सितारे टूटकर उस दुधिया आंचल में समा रहे, अर्थात उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके सफेद मलमल के दुपट्टे पर टपक रहे हैं, वो बताना है। दूसरा, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ या उस तरफ, यानी कि जब सफिया हिंदुस्तान आ गई और हिंदुस्तान का कस्टम अधिकारी सुनील दास उसका सामान लेकर आगे जा रहा था, सफिया पीछे खड़ी थी, और
जब सपिया ये सोचती है कि किसका वतन कहाँ है, वो जो कस्टम की इस तरफ या उस तरफ, तो भारत लौटते समय ये विचार जो है सपिया के मन में आते हैं, जो पाठ के अंत में दे रखा है। पाठ के अंत की जो अंतिम लाइन है यही है। फिर है पाठ के आसपास। फिर है पाठ के आसपास। पाठ के आसपास में पहला प्रश्न, नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन भावनाओं उन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क से स्पष्ट कीजिए। देखिए, आज काफी परिवर्तन आ चुका है। आज काफी परिवर्तन आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, जिसका जन्म हुआ था जिस देश में, वो पीढ़ी समाप्त हो गई। अब नई पीढ़ी आ गई है और नई पीढ़ी का जन्म उसी देश में हुआ था, इसलिए उनको विभाजन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो उनके हृदय में विभाजन की कड़वी यादें नहीं है। आज दोनों देशों के बीच में भावनात्मक लगाव भी घट रहा है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच में भावनात्मक लगाव घट रहा है और पाकिस्तान जैसा देश वहाँ की युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहा है, आतंकवाद के लिए उनको आगे खड़ा कर रहा है, भारत के सामने जो है वो लड़ने के लिए भेजना है। और वर्तमान में देखा जाए तो दोनों देशों के राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंध समाप्त हो गए हैं। दोनों देशों के राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंध आज समाप्त हो गए हैं, क्योंकि पहली पीढ़ी समाप्त हो गई है। नई पीढ़ी को भारत विभाजन की जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं है और पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारत सरकार जो है पाकिस्तान से संबंध सुधारना चाहती है और वो आज भी भारत सरकार पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए प्रयासरत है, लेकिन पाकिस्तान है जो कि मानता भी नहीं है। दूसरा प्रश्न, सपिया की मन स्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप सपिया की जगह होते तो आपकी मनस्थिति कैसी होती? अगर मैं सपिया की जगह होता तो मेरी भी भावना वही होती। मैं भी उस माँ के लिए लाहौरी नमक लेकर आता तो मेरी भी भावना वही होती, मैं भी उसके लिए लाहौरी नमक लेकर आता। तीसरा प्रश्न, भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप उसमें क्या योगदान दे सकते हैं? देखिए, नंबर 1, पिछली सभी कड़वी बातों को भुलाया जाए। कड़वी बातों को भुलाया जाए, यानी जितनी भी कड़वी बातें हैं उसको भुलाया जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें किसी भी देश की आलोचना नहीं करनी है। हमें आलोचना नहीं करनी है किसी भी देश की, एक बात। तीसरी बात, पाकिस्तानी नागरिक का मान सम्मान करूंगा जब वो भारत में आएगा। मैं पाकिस्तानी नागरिक का मान सम्मान करूंगा जब वो भारत में घूमने आएगा, तो मैं उसका मान सम्मान करूंगा और संस्कृति और खेलकूद को बढ़ावा दूंगा। खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा दूंगा। कवि सम्मेलन करवाऊंगा। संबंध सुधारने के लिए बात हो रही है। इंटरनेट का सदुपयोग करूंगा। इंटरनेट का सदुपयोग करूंगा
अच्छी बातें उसमें प्रेषित करूंगा मैं, और भारत के विद्यार्थियों का एक दल पाकिस्तान भ्रमण के लिए जाए और पाकिस्तान के विद्यार्थियों का बहुत सारे एक से अधिक दल एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करे, ताकि सभ्यता और संस्कृति का आदान प्रदान हो सके। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाए। अगला प्रश्न है हमारा चौथा है, लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए सफिया व सिख बीबी के माध्यम से ये भी परोक्ष रूप से संकेत किया है कि इसमें भी विवाह की रीति के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। हाँ, हम इससे सहमत हैं, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, मान लो भारत की बेटी जिसका ससुराल पाकिस्तान में था, पाकिस्तान की बेटी जिसका ससुराल हिंदुस्तान में था, सबसे अधिक विस्थापन की पीड़ा एक बेटी को झेलनी पड़ी। अगला प्रश्न 5वां, विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियां हो सकती हैं। रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला, इनमें से सबसे ताकतवर कौन है? तो इसमें सबसे ताकतवर है साहित्य व कला। साहित्य व कला क्यों है? क्योंकि उसमें किसी प्रकार सीमा का बंधन नहीं होता, सीमा का बंधन नहीं होता है। साहित्य व कला जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। साहित्य कला से कड़वाहट कम होती है, हम इसकी भारत पाकिस्तान की कड़वाहट को भी कम कर सकते हैं। और साहित्य व कला में सीमा का बंधन नहीं होता है। साहित्य और कलाकार देश, धर्म, जाति, भाषा आदि से ऊपर उठकर, देश, धर्म, जाति आदि से ऊपर उठकर मानवता के बारे में सोचते हैं, मानवीय भावना के बारे में सोचते हैं, मानवीय भावना के बारे में सोचते हैं। ये है। फिर है आपकी राय। आपकी राय का प्रश्न है, एक ही प्रश्न है इसमें। मान लीजिए आप अपने मित्र के पास विदेश जा रहे हैं या जा रही हो, आप सौगात के तौर पर भारत की कौन सी चीज ले जाना पसंद करोगे या करोगे? नमकीन, मिठाइयाँ, कलाकृति, हस्तशिल्प, ताकि भारत की संस्कृति से लोगों को मैं परिचित करवा दूं। ये है। अब है अंतिम प्रश्न, नमक कहानी का उद्देश्य बताइए। देखिए, नमक कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, नमक कहानी का उद्देश्य बताना है। तो मानचित्र पर लकीर खींचने से लोगों के दिल का बंटवारा नहीं होता। मानचित्र पर लकीर खींचने से दिलों का बंटवारा नहीं होता, दिलों का बंटवारा नहीं होता, नंबर 1। दूसरी बात है, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। मातृभूमि से हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। साहित्य व कला का आदान प्रदान हो, साहित्य व कला का आदान प्रदान हो। जब साहित्य व कला का आदान प्रदान होगा तभी हम एक देश की बात को दूसरे देश के सामने रख सकते हैं।
स्त्री की पीड़ा को समझना होगा, स्त्री की पीड़ा को महत्व समझकर उसका समाधान करना होगा, क्योंकि विस्थापन से अधिक पीड़ा स्त्रियों को होती है। मोहब्बत व इंसानियत की भावना होनी चाहिए। मोहब्बत व इंसानियत की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। जैसा कि इस पाठ में दे रखा है, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पर भेदभाव न हो, यानी कि धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। विस्थापित जनों की मानविक वेदना को समझना, विस्थापित जनों की मानविक वेदना को समझना, उनका समाधान करना, नई पीढ़ी से अपेक्षा कि वो पुरानी कड़वाहट को भुलाकर एक नई जिंदगी जिए। भावुकता होनी चाहिए, मानवीय मूल्यों की परख होनी चाहिए, मानवीय मूल्यों को महत्व देना, मानवीय मूल्यों को महत्व देना, दृढ़ निश्चय व निडर होना चाहिए। हमें दृढ़ निश्चय व निडरता होनी चाहिए, जैसा कि सफिया में थी। हमें अपने वायदे का पक्का होना चाहिए, वायदे का पक्का। दो देशों के बीच में खेलों की प्रतियोगिता हो, कवि सम्मेलन हो, और एक भारत के विद्यार्थी एक दूसरे देश का भ्रमण करे, ताकि वहाँ की सभ्यता व संस्कृति को अच्छी तरह से समझ सके और सभ्यता व संस्कृति की एकता बनाए रखना, उसमें एकता बनाए रखना, सामंजस्य बनाए रखना, ये सारी बातें इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने आई हैं। इस तरह से ये अध्याय जो है यही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में आरोप पुस्तक का जो अंतिम गद्य है वो हम समझेंगे। इसके बाद हम पद्य शुरू करेंगे। धन्यवाद।